नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की जरूरी खबरों की, एक्सपर्ट के जरिए विश्लेषण करते हैं करंट और ट्रेंडिंग मुद्दों का और बात करते हैं आपके परफेक्ट होम की। तो रुक करते हैं आज के शो का और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में होम लोन पर बड़ा ऐलान। हाउसिंग लोन पर लोअर रिस्क वेटेज को 1 साल के लिए बढ़ाया गया, यानी अब 31 मार्च 2023 तक सैंक्शन होने वाले सभी हाउसिंग लोन के रिस्क वेटेज के लिए एलटीवी रेशियो का इस्तेमाल होगा। रिस्क वेटेज घटने से हाउसिंग लोन पर कम पूंजी का प्रावधान, अब ज्यादा ग्राहकों को मिल सकेगा होम लोन। डेवलपर संगठन नरेटको ने पेंट्स एंड कोटिंग्स स्किल काउंसिल यानी पीसीएससी के साथ एमओयू साइन किया। बड़े स्तर पर कामगारों को पेंटिंग के क्षेत्र में हुनरमंद बनाने का प्रयास। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणित करने की तैयारी। एक के बाद एक एनसीआर के बिल्डरों के दिवालिया होने का क्रम जारी। अब आनंद डिवाइन डेवलपर्स पर शुरू हुई दिवालिया प्रक्रिया। गुरुग्राम के सेक्टर 104 की ईटीएफ प्राइम प्रोजेक्ट में 25 करोड़ की देनदारी का मामला। एटीएस ग्रुप का बयान, एप्लीकेंट आईसीआईसीआई प्रूवेंचर के साथ विवाद को खत्म किया। दिवालिया होते बिल्डरों, घर खरीदारों की समस्या पर रियल ट्रेंड्स में चर्चा। इंडस्ट्री के दिग्गजों के जरिए जानेंगे दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे प्रोजेक्ट पर घर खरीदारों के पास क्या है विकल्प। घर खरीदते वक्त किन कागजातों को गंभीरता के साथ जांचना जरूरी। परफेक्ट होम में लीगल एक्सपर्ट बताएंगे नए घर खरीदते समय किन दस्तावेजों की मजबूती आपको मुश्किल में पड़ने से बचा सकती है। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। दरअसल इस समय एनसीआर के रियल एस्टेट में जो ट्रेंड चल रहा है वो डेवलपर्स और होम बायर्स के माथे पर शिकन और चिंताएं बढ़ा रहा है। बीते कुछ 3 हफ्तों में एक के बाद एक कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। दबी जुबानों में खबर है कि कुछ और बड़े नाम दिवालिया होने की फेहरिस्त में खड़े हुए हैं। अनियमितताओं को लेकर इन कंपनियों पर जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था एक्शन में है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन बिल्डर के पाप का हर्जाना जिसको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है वो है आम घर खरीदार, जिन्होंने एक अदद घर की आस में अपनी पूंजी लगा दी और सालों साल इंतजार के बाद भी ईएमआई भर रहे हैं, किराया भर रहे हैं और खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उन घर खरीदारों की गलती क्या थी? क्या होता है किसी कंपनी का दिवालिया होना? दिवालिया प्रक्रिया में आने के बाद घर खरीदारों के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं? कौन सी अगली कंपनी दिवालिया होने की कतार में है? और दिन पर दिन होम बायर्स के टूटते इस भरोसे का कोई इलाज है या नहीं? इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे आज के रियल ट्रेंड्स में। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं आदित्य परोलिया, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ अभय उपाध्याय हैं, प्रेसिडेंट एफपीसीई और मेंबर सीएसी रेरा। निमिष गुप्ता हमारे साथ हैं, सीईओ जेनलीप इकोसिस्टम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। आदित्य जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि आप हजारों घर खरीदारों को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। सुपरटेक, सेलिब्रेशन सिटी, लॉजिक सिटी, एटीएस ग्रुप की कंपनी आनंद डिवाइस डेवलपर्स के ये वो ब्रांड हैं जो एनसीआर रियल एस्टेट में खुद को मार्केट लीडर कहते हैं और भारी भरकम डिफॉल्ट करके बैठे हैं। दिवालिया होने की लिस्ट में अब और कौन कौन से नाम हैं? देखिए, दिवालिया होने के लिस्ट में कितने नाम हैं ये तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हमें ये पता है कि लॉजिक्स की एक और कंपनी है जिसके खिलाफ ऑर्डर रिजर्व हो गया। एटीएस की एक कंपनी जिसके खिलाफ आज ऑर्डर रिजर्व हुआ है। बेस्टेक के खिलाफ ऑर्डर रिजर्व पड़ा हुआ है। सीएचडी के खिलाफ ऑर्डर रिजर्व है। तो गौरतलब ये है कि काफी कंपनीज है जिनके खिलाफ ऑर्डर रिजर्व ऑलरेडी है और कभी भी वो प्रोनाउंस हो सकता है। और काफी सारे जो डिफॉल्ट बैंक्स के लिए किए गए हैं या होम बायर के अगेंस्ट किए गए हैं बिल्डर्स के, उनके केसेस भी काफी पेंडिंग है। होम बायर केसेस में क्या होता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि 100 लोग जुड़ते हैं, बिल्डर एक ही करके को सेटल करता रहता है, थोड़ी हर्डल्स क्रिएट करता है। जबकि बैंक के केस में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता है, जैसे यूनियन बैंक में आपने देखा या एटीएस वाले केस में देखा। और उसमें अमाउंट भी इतना बड़ा होता है एक ही फाइनेंशियल क्रेडिटर का कि ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती उसे कंसोलिडेट करने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए इन दी एनसीएलटी फॉर अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि कोर्ट्स दोबारा कोविड के बाद खुले हैं, कोविड में वर्चुअल हियरिंग चल रही थी, थोड़ा स्लो पेस हो गया था, 2 कोर्ट्स ने फुल ट्राई किया था कि पूरा जस्टिस एक्सेस सिस्टम मिले, बट क्योंकि कोर्ट्स अब फुल फ्लेज खुले फिजिकल, तो मुझे लगता है कि स्लोली और भी ऐसे मामले हैं जो बाहर आएंगे। कुछ नाम मैंने आपको बता दिए हैं और कुछ नाम
अभी क्योंकि मैटर पेंडिंग है या सब जुडिस है तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, बट है काफी बिल्डर्स के खिलाफ ये केसेस पेंडिंग स्टिल है एनसीएलटी में। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि शायद चेन्नई में भी और बॉम्बे में भी सेम सिचुएशन है। मेरा अगला सवाल अभय जी आपसे होगा। आप देश भर के होम बायर्स के साथ जुड़े हैं, उनकी समस्याओं को उठाते रहते हैं। एनसीआर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे में वहां के होम बायर्स के पास क्या कुछ विकल्प बचता है? क्योंकि वैसे ही बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, आगे किसी को नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट फिर अटक जाएगा। हालांकि कुछ नाम अभी आदित्य जी ने जो आपको बताए हैं, लिहाजा उनके होम बायर्स को सतर्क होने की जरूरत है। बेसिक सिस्टम चेक एंड बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? दीपक जी देखिए, पहली बात तो जो आपने पहला सवाल पूछा कि विकल्प क्या है, देखिए विकल्प आज के समय में जो रेरा के पहले भी जो स्थिति थी और रेरा के 5 साल के बाद भी जो स्थिति है, विकल्प तो एक ही है कि आप रेडी टू मूव इन फ्लैट में जाएं। ये इसके सिवा मेरे को कोई विकल्प नहीं दिखता है। ये तो एकदम पहली बात होगी। दूसरी बात जो आपने पूछी कि भाई चेक्स एंड बैलेंसेस, देखिए दीपक जी 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में 2 अथॉरिटीज का बहुत बड़ा रोल है, या इनफैक्ट 3 कह लीजिए। पहला जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जो आपके प्लान सैंक्शंस करती हैं, जो आपको अप्रूवल्स देती हैं। दूसरा अब रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई है, रेरा जिसको हम लोग कहते हैं, उनका। और तीसरा एक बैंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 3 लोग तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मेरा सिंपल सा ये सोल्यूशन था कि अगर ये तीनों अथॉरिटीज, पहला काम तो ये लोग अपना काम सही तरीके से करते तो आपको अर्ली वार्निंग आपको मिल जाती कि किस प्रोजेक्ट में कहां पे तकलीफ आ रही। लेकिन समस्या क्या है कि अगर आपके 20,000 करोड़ के भी बाकी हो जाते, आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटीज और सारी अथॉरिटीज ने बताया कि उनका कितना पैसा बिल्डर के प्रति बकाया है, तो वो क्या सो रहे थे? क्या सरकार को या सिस्टम को ये वार्निंग नहीं मिल रही थी कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कुछ तो फिशी है, इतना पैसा क्यों बाकी रहेगा? सिमिलरली आप देखे होंगे कि बिल्डर का बैंकों में इतना एनपीए पड़ा हुआ है, वहां भी आप देख रहे हैं कि वहां पे भी बैंक का कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। तीसरी आप देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट लास्ट 2016 के पहले, रेरा आने के पहले 5 से 10 लाख घर लोग मतलब हम लोग क्लेम करते हैं कि इनकम्प्लीट पड़े हुए थे। उसके बाद आज भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कितने प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं, कितने डिले चल रहे हैं। ऐसा कोई डेटा कोई अथॉरिटी नहीं दे रही है, मांगने के बाद भी नहीं दे रही है। तो क्या हम लोग ये पूरे चीजों को अगर एक डेटा शेयरिंग सिस्टम बना लिया जाता, अथॉरिटीज, रेरा अथॉरिटीज, बैंक, जैसे आप जानते होंगे कि इनपुट, इंटेलिजेंट इनपुट इनके पास आते और उसके बेसिस में ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करके एक्शन लेते, तो शायद हम लोग इस मेस में नहीं पड़ते। ये तो आप वेट करते हैं कि जब गड्ढे में गिर जाएं तब आप उसको उठाने का प्रयास करते हैं, तब तक डैमेज हो चुका होता है। निमिष सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। भारतीय रियल एस्टेट में डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड काफी पुअर है। हालांकि रेरा आने के बाद काफी कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लेकिन अब भी जैसे आईपीओ आने के पहले कंपनियों को अपने विवाद, आर्थिक हालात, फंड के इस्तेमाल को लेकर डिटेल देनी पड़ती है, वैसा रियल एस्टेट में नहीं है। आपने आरआईसीएस के जरिए साउथ ईस्ट एशिया को हेड किया है। क्या प्रैक्टिस है बाकी देशों में और इन डिफॉल्ट्स का समाधान क्या है? दीपक जी, सबसे पहले बात करते हैं रेरा के प्रावधानों की। तो रेरा के प्रावधानों में आशय बहुत अच्छा था, लेकिन कार्यान्वयन वो उतना अच्छा नहीं है। जैसे मॉनिटरिंग की बात की अभय जी ने, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पर है। सारा डिस्क्लोजर करना होता है, एक एक दिन का, एक एक महीने का हिसाब किताब देना होता है कि आपको कब कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा कहाँ से आएगा। ये सारी चीजें रेरा के प्रावधानों में हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें दीपक जी, जो दुबई रेरा की भी बात करते हैं, हमने दुबई रेरा का अच्छा खासा इसमें स्टडी किया हुआ है। दुबई रेरा और हमारे देश के रेरा के कानूनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है अपने आशय में, लेकिन रेरा के कुछ कानूनों में जहां ढिलाई है, जहां थोड़ी बहुत लूप होल्स निकाले जा रहे हैं, उन लूप होल्स को प्लग करना एक अमेंडमेंट के द्वारा वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जहां पे जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे सर ने कहा कि प्लानिंग अथॉरिटीज हैं, रेरा अथॉरिटीज हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज हैं, उन सब की जिम्मेवारी, उसके साथ साथ सारे डेवलपर्स को ये जिम्मेदारी देना कि आपने उस व्यक्ति को जो उस पर्टिकुलर कार्य के लिए जिम्मेवार है, क्या उसके अंदर वो काबिलियत है या नहीं है। रेरा के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स भरने हैं वो खानापुरी ना हो, और यूजर को, कंज्यूमर को ये जरूरत है ये समझने की कि घबराहट के बजाय जागरूकता दिखाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि एनसीएलटी में जाना, बैंकरप्सी एक प्रोजेक्ट का होना, उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए क्या रेजोल्यूशन है, ये बहुत जरूरी है दीपक।
आदित्य जी, अगला सवाल मेरा ये होगा कि एक बार मैं चाहूंगा आप आसान शब्दों में समझा दें कि दिवालिया प्रक्रिया होती क्या है, इसमें होम बायर्स के पास क्या कुछ विकल्प होते हैं, एक आम होम बायर्स क्या करे कि ऐसी दिक्कतों से बचा जा सके। देखिए, पहली बात तो जो निमेश जी ने कहा, जागरूक होने की सबसे पहले जरूरत है। लोगों को पता, कई साल वेट करते रहते हैं होम बायर्स की, आज घर मिलेगा, कल मिलेगा। कई मामलों में देखा गया उन्होंने 10 से 12 साल वेट किया है, तब कोर्ट के पास वो लोग गए हैं जस्टिस मांगने के लिए। तो इतना आप डिले ना करें। दूसरी बात, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंसी इंडिया में एक कंपनी को रिवाइव करने का प्रोसेस है, ना कि उस कंपनी को खत्म करने का प्रोसेस है। एक कंपनी किसके थ्रू चलती है? कंपनी अपना अपना एक लीगल एंटिटी है, वो अपने मैनेजमेंट के थ्रू चलती है। तो जो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया है, उसमें जो मैनेजमेंट होता है, जो काम नहीं कर रहा होता है, उसका उस मैनेजमेंट सीट से हटा दिया जाता है और उसे एक IRP टेम्परेरी बिठाया जाता है, जिसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं। उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम ये होता है कि जितनी भी कंपनी की देनदारी या लेनदारी है, उन सबको असर्टेन करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाए और उसके बिहाफ पे कोर्ट्स मंगा के रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स यानी कि बिडर्स को बुलाए कि उस कंपनी का नया मैनेजमेंट कौन लेगा। ये सब एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, COC के थ्रू होता है। कई मामलों में देखा गया है कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, बट उसके लिए भी आप NCLT जाकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट लास्ट पॉइंट ये है, इस इंसॉल्वेंसी में जब आपकी कंपनी जाए, पहली बात आप डरे नहीं, अपना क्लेम फॉर्म फाइल करें और एकत्रित हुई है। आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभय जी लीड कर रहे हैं, तो आप एकत्रित हुई है किसी अम्ब्रेला के अंदर। बिल्कुल चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज परफेक्ट होम में आपके पास क्या है, और उससे पहले जानेंगे कि ये जो चर्चा हमारी जारी है, NCR में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उनकी रोकथाम का क्या तरीका है। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम चर्चा कर रहे हैं NCR में लगातार एक के बाद एक दिवालिया होते बिल्डर्स की। जिस तरह से NCR में ये हालात देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में आपके लिए क्या कुछ विकल्प हैं, एक ग्राहक के तौर पर आपको किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभय जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अनियमितताएं बनी हुई हैं, डिफॉल्ट जारी हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चेताया है, कई मुद्दों पर ध्यान खींचने की कोशिश की है। रेरा को आए 5 साल हो गए हैं, पूरी कार्य प्रणाली को आप कैसे देख रहे हैं और डिफॉल्ट्स कम करने में रेरा कितना प्रभावी हुआ है? देखिए दीपक जी, मैं थोड़ी बात आपने जो पूछी उसे थोड़ा सा बिगनिंग चेंज करता हूं। और देखिए, अभी जो बात निमिष जी ने और आदित्य जी ने बोली है, आई एम श्योर वो इस बात को मानेंगे कि वो जितनी बातें उन लोगों ने बोली वो अपने आप में सही है। लेकिन क्या ये आइडियल सिचुएशन तब नहीं होती जब हम लोगों को ये सब बात निमिष जी को या आदित्य जी को नहीं बोलनी पड़ती? क्या एक होम बायर घर लेने के पहले तो हम IBC का लॉ पढ़ें, फिर ये समझे कि भाई मेरे क्या राइट है IBC में, फिर हम ये समझे कि रेरा में मेरे क्या राइट है, फिर हम ये समझे कि बिल्डर जो है वो कल बस्ट होगा कि नहीं होगा, इसका पता लगाने के मेरे पास में, मेरे दिमाग में कोई ऐसा कोई इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाए। फिर हम ये देखें कि उस सैंक्शन प्लान, अप्रूवल प्लान अथॉरिटी से लिया है या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो भाई मैं तो सारी जीवन तो यही पढ़ाई पढ़ते रह जाऊंगा। मैं कब अपनी नौकरी करूंगा और कब पैसे कमाऊंगा और कब मैं उससे घर खरीदूंगा? मैं चाहता हूं कि आपका घर खरीदने का सिस्टम उतना ही स्मूथ हो जितना आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, स्कूटर खरीदने जाते हैं, दाल चावल खरीदने जाते हैं। आपको तो टेंशन नहीं होता, आप पैसे देते हैं और ले आते हैं। तो घर खरीदने में टेंशन क्यों हो आपको? आप क्यों कानूनी किताब लीजिए और बैठ करके पढ़ते रहिएगा IBC में आपके क्या राइट्स है, रेरा में क्या राइट्स है। तो पहला तो जवाब दीपक जी ये हो गया। अब आते हैं रेरा के, जो आपने कहा, रेरा के आने से देखिए, जैसा कि निमिष जी ने कहा, क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन में डेफिनेटली इशू है और इस बात को 5 साल से मैं लगातार उठा रहा हूं। इन चीजों को तो रेरा को, जब आपको मालूम है कि इस पूरे सेक्टर में एक मैल प्रैक्टिस चली आ रही है, उसी को हटाने के लिए रेरा का जन्म कराया गया था। इसके पीछे में एक बहुत लेबर लगा था जिससे कि बच्चा पैदा हुआ। और उसके बाद आप आने के बाद में आप ये सब देख नहीं रहे हैं कि प्रोजेक्ट कब, अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, जिस दिन आपको पता चला, आपके पास एक इंटेलिजेंट इनपुट मैकेनिज्म होना चाहिए था कि आपको तुरंत पता लग जाए कि ये प्रोजेक्ट अब 3 महीने डिले चल रहा है, आप तुरंत उसमें एक्शन में आ जाएं। क्या कारण है? ये सारी काम तो रेरा नहीं कर पा रहा है, या नहीं कर रहा है, या नहीं करना चाह रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग इस मुसीबत में पड़े हुए हैं। निमेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पहली बात,
एनसीआर पर ही क्यों काले धब्बे लग रहे हैं? खुद को मार्केट लीडर कहने वाले बिल्डर जब डिफॉल्ट्स कर रहे हैं, धराशाही हो रहे हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन यही वो बड़े नाम हैं जो तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता की बात करते हैं, रियल एस्टेट को बेहतर करने के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन असल में ढोल में पोल है। तो छोटे बिल्डर हैं जो गली कूचे में जो इमारतें बना रहे हैं, उन पर क्या असर होगा? जमीनी हालात आप क्या देख रहे हैं? क्या आगे भी होम बायर्स की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं? दीपक जी, सबसे पहली बात कि कुछ रेरा बहुत एक्टिव हैं। अगर आप एनसीआर में एक्टिविटी देख रहे हैं, एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। जिस तरह से डिमांड सप्लाई गैप था, वो डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा था। हमने सप्लाई इतनी कर दी थी, जहां पे प्रोजेक्ट्स कागजों पे लॉन्च करे थे। अगर आपको याद हो, एक ऐसा समय था अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सड़कों पे निकल जाएं, हर गली में एक छोटा छोटा टेंट लगा हुआ था, लोग बाग पैम्पलेट लेकर सड़कों पे खड़े रहते थे। जैसा अभय जी ने कहा, लिटरली सब्जियां बेची जा रही थी सर सड़क पर, ठीक है। और वो सब्जी खरीदने के चक्कर में, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, कोई आशय नहीं था किसी चीज को कंट्रोल करने का, आपने वो जो बड़े डेवलपर के बाद जो छोटी लीक थी डेवलपरों की, वो साफ हो चुकी है। ये रेरा के आने से साफ हुई है। ये बहुत जरूरी था। रेरा को हम जानते हैं कि कार्यान्वयन की चैलेंज है, समुचित कार्यान्वयन की चैलेंज है, अमेंडमेंट्स की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। उसमें ज्यादातर रेरा के जितने ऑफिसर्स हैं वो भी मानते हैं कि कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करना है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जिस तरह के हालात हमारे थे उससे पहले, रेरा के आने से पहले और रेरा के आने के बाद, कम से कम आप ये मुद्दे देख पा रहे हैं दीपक जी। अब बात आती है गली कूचों के डेवलपर्स की। गली कूचों के डेवलपर्स आज, बिकॉज रेरा का प्रोविजन ऐसा है, अथॉरिटी का प्रोविजन ऐसा है, पहली बात वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च करने की। दीपक जी, अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो बाहर के देशों में, जो हमारे विकसित देश हैं, वहां पे रियल एस्टेट तभी बिकता है, तभी पैसा दिया जाता है जब मकान पूरी तरह से बन चुका होता है। हमारे यहाँ कहानी थी लालच की, जहां पे आप 10% पैसा लेकर अपने जो प्रार्थी हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको फंसा लीजिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से चलिए। 10 साल प्रोजेक्ट्स चलते थे, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स वही चल रहे हैं दीपक जी, और ज्यादा जो डिफॉल्ट कर रहे हैं वो वही प्रोजेक्ट्स हैं जो 2,500-3 हजार रुपए पे लॉन्च हुए थे। आज स्टील और सीमेंट की प्राइसेस ऐसी हो चुकी हैं जहां पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। इन प्राइसेस की वजह से वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनवायबल हैं। तो डेवलपर्स की भी उनकी भी हालत खराब है। वही चीज सीधी पास ऑन की जाएगी कंज्यूमर्स को, तो जिन्होंने अपने उस बजट के हिसाब से वो मकान लिए थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये जरूरी है कि जो हमारे समुचित कार्यान्वयन है रेरा के प्रावधानों का, शुरू से लेकर आखिरी तक, जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोजेक्ट रजिस्टर करने पे चाहिए, जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आपको मॉनिटरिंग के लिए चाहिए, और जो व्यक्ति आपको कंट्रोल, अथॉरिटी को कंट्रोल, जो अथॉरिटेटिव कंट्रोल चाहिए टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी का, वो किस तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है, उसके ऊपर दिशा निर्देशों की जरूरत है रेरा द्वारा। बिल्कुल, यानी टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी को लेकर मुस्तैदी की जरूरत है। अगर आपने भी एनसीआर में घर खरीदा है, प्रोजेक्ट डिले है, तो एक बार जरा एक्शन में आ जाइए। कई और बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स का नाम है जो दिवालिया होने की कगार पर हैं, जिनका नाम अभी आदित्य परोलिया जी ने लिया। लीगल एक्शन लीजिए अगर आपका प्रोजेक्ट डिले है तो। लेकिन अगर घर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा बचाव है कि तैयार घर लीजिए जहां आप अगले कुछ दिन में शिफ्ट हो सकें, क्योंकि डेवलपर्स के दिवालिया होने का सिलसिला कहां रुकेगा किसी को नहीं पता। बहरहाल रुक करते हैं परफेक्ट होम का। आम्रपाली, जेपी, सुपरटेक, SDIL, 3C, ये वो कंपनियां हैं जो आम घर खरीदारों को खून के आंसू रुला रही हैं। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई एक घर खरीदने में लगा दी और बदले में उन्हें मिला धोखा। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 4.5 करोड़ केस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग हैं। बड़ी संख्या में इनमें प्रॉपर्टी से जुड़े केस भी हैं। हालांकि रियल एस्टेट में कब कौन सी वजह प्रोजेक्ट को अटका दे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन घर खरीदते समय कुछ सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखकर हम काफी हद तक मुश्किलों में पड़ने से बच सकते हैं, और वो है घर खरीदते वक्त दस्तावेजों की सही जांच। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है। सबसे पहला तो होता है कि वो जो प्रोजेक्ट है जिसमें वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वो क्या किसी रेगुलेटर के अंडर आती है
दूसरा, वो जो प्लॉट ऑफ लैंड जिस पे वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मार्केटेबल है, टाइटल फ्री कैसा है उसका। तीसरा आ जाता है कि जो यूनिट या फ्लैट वो परचेज कर रहा है वो क्या लोकल अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। ये 3 चीज़ें बेसिकली देखने की होती है। अब इसमें सबसे पहला आ जाइए कि रेगुलेटर, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों पे रेरा है। रेरा के अंदर 2-3 एक्सेप्शन होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन को रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ता है या प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ता है। जैसे अगर कोई एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम है उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई एरिया जिसमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है तो वो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जो खाली न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू बिल्डिंग नहीं बन रही है, उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखते हुए अगर वो प्रोजेक्ट इन कंडीशन को अप्लाई नहीं करता है तो उस प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होने के लिए बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटी है, वो बिल्डर डेवलपर कंप्लाई करते हैं। उसके कंप्लायंस के बाद में उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो कंज्यूमर के लिए बहुत क्लियर है कि डेवलपर ने अपनी जो भी लीगल फॉर्मेलिटी इस प्रोजेक्ट के लिए है वो रेरा के अंदर कंप्लीट कर दी है। उसके हर एडवर्टाइजमेंट या किसी भी जगह पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। तो पहला तो ये हो गया कि रेगुलेटर कब पिक्चर में आता है। अब आ जाते हैं प्लॉट ऑफ लैंड जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा। तो उसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि टाइटल सर्टिफिकेट क्या है। एक एडवोकेट का टाइटल होता है, वो दे गिव्स द सर्टिफिकेट कि ये प्रॉपर्टी के अंदर कहाँ से चेन डॉक्यूमेंट हुआ है और कहाँ पे इसका सही में टाइटल, वेदर डेवलपर को क्लियर टाइटल है या नहीं। उसके बाद में अगर ये रीडेवलपमेंट के अंदर है तो इस चीज़ के लिए आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट देख सकते हैं। बेसिक ये प्लॉट ऑफ लैंड के लिए हो गया। उसके बाद में तीसरा आता है जो यूनिट या फ्लैट या शॉप जो आप परचेज कर रहे हैं उसके लिए क्या है। उसके लिए आप अप्रूव्ड प्लान को देख सकते हैं, फ्लोर प्लान को देख सकते हैं, इस चीज़ को लोकल अथॉरिटी ने अप्रूव किया है या नहीं किया है। तो बेसिकली एक कंज्यूमर को सबसे पहले एक कोई नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इन दैट सिनेरियो उनको ये 3 चीज़ें एटलीस्ट शुरू में ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में फिर जब ये डॉक्यूमेंट डेवलपर से रेरा की वेबसाइट से सबसे मिलते हैं तो वो अपने लीगल एडवाइजर से साथ में रह के उसको एनालिसिस करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो घर खरीदते समय इन जरूरी दस्तावेजों की अनदेखी बिल्कुल ना करें। संभव हो तो किसी लीगल एक्सपर्ट के जरिए प्रॉपर्टी की जांच करने के बाद ही फैसला लें। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना है, लेकिन आपको आज का शो कैसा लगा आप हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए बता सकते हैं। बाकी अगले एपिसोड में मिलेंगे प्रॉपर्टी जगत की ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।